हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान का। और ये पहला अध्याय है जीव विज्ञान का, हिंदी मीडियम और एनसीईआरटी ये बुक है। तो शुरू करते हैं इसकी शुरुआत से। तो ये क्या है, जो पहली इकाई है, फर्स्ट जो इकाई है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, जीव जगत के बारे में, उसकी विविधता के बारे में पढ़ना है। तो क्या होता है कि जो जीवन है, जो हमारा जीवन है, जीव विज्ञान जो है वो सभी प्रकार के जो जीवन हैं और जीवन जो रचना है, जो जीव प्रक्रम है, उनका एक विज्ञान है। और जो जीव जगत है वो एक कौतूहल है, मतलब एक शंका का सब्जेक्ट है, कौतूहल है कि जो जीव विविधताएं हैं उसे परिपूर्ण यानी भरा हुआ है। मतलब जीव जो जगत है वो बहुत सारी विभिन्नताओं से भरा हुआ है। आदि मानव जो है आसानी पूर्वक निर्जीव वस्तु या निर्जीव पदार्थ जो है और जो सजीव पदार्थ हैं उनके बीच अंतर कर सकता है। और आदि मानव जो है उसने बहुत सारे, कुछ एक जो निर्जीव पदार्थ है जैसे वायु, समुद्र, आग आदि, तथा कुछ सजीव प्राणी जो हैं और जो पौधे हैं उनमें भेद किया था। इन सभी प्रकार के जो जीवित और जीवहीन जो स्वरूप हैं, उन्होंने जो सर्वसामान्य विशिष्टताएं थी, स्पेशलिटी थी, पाई थी। और वे क्या है, वे उनके द्वारा भय या दूर भागने के भाव पर आधारित है। सजीवों का वर्णन जो है, जिसमें मानव भी शामिल है, मानव इतिहास में काफ़ी बाद में प्रारंभ हुआ। जो समाज जीव विज्ञान की दृष्टि से मानव का जो उद्भव हुआ है, विज्ञान में संलग्न है, मतलब जुड़ा हुआ है। वे जीव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सकें, कुछ ही मतलब चीज़ें जो है वो सब समझा सके। जीव स्वरूप जो है उसके वर्ग की जो क्लासिफिकेशन विज्ञान है, जो सब्जेक्ट है, एवं स्मारकीय विवरण है, उसने एक बहुत बड़ी पहचान दी है। इस प्रणाली को नाम पद्धति जो है और वर्गीकरण पद्धति जो है उसकी आवश्यकता प्रदान की है। इस प्रकार के जो स्टडी है, अध्ययन है, उनका सबसे बड़ा जो प्रचक्रण जो है सजीवों तथा ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों ही समानताओं के भागीदारी को मान्यता देना था। वर्तमान के सभी आजकल के जितने भी जीव हैं उनके आपस में यानी परस्पर जितने भी संबंध हैं, और साथ ही जो पृथ्वी है उस पर आदिकाल वाले जो सभी जीव हैं उनके साथ उनके संवादों का रहस्य का उद्घाटन मानवीय अहंकार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे। इस इकाई के अनुगामी जो अध्याय जो है मतलब जो चैप्टर्स हैं, उसमें हम वर्गीकरण की प्रेषक वैज्ञानिक जो है प्राणियों तथा पादपों के वर्गीकरण सहित वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम मतलब पादप और प्राणी दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अर्नेस्ट मेयर जो थे, उनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1904 में। कैप्टन जो जर्मनी में है वहाँ पे हुआ था। और आप जो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकासपरक जीव वैज्ञानिक थे ये, जिन्होंने 20वीं सदी जो शताब्दी जो थी उनका डार्विन कहा जाता है। और ये अब तक के 100 जो महान वैज्ञानिकों हैं उनमें से ये एक थे। मेयर ने 1953 में हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय उसकी कला और विज्ञान जो संकाय है उसमें नौकरी प्राप्त की थी। और 1975 में एलेक्जेंडर है जो आगासीज प्रोफेसर है ऑफ जूलॉजी एमिरेट्स जो हैं, उनकी पदवी इन्हें प्राप्त हुई। साथ ही इनका अवकाश भी प्राप्त हुआ, मतलब ये रिटायर हो गए। अपने 80 सालों के कार्य जो जीवन है उसमें इनका जो पक्षी विज्ञान है, वर्गीकरण विज्ञान है, प्राणी भूगोल है, विकास वर्गीकी और जीव विज्ञान, इनके इतिहास और दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्रित रहा। और ये जो है इन्होंने लगभग अकेले ही विकासीय जो जीव विज्ञान है उसके केंद्रीय प्रश्न जाति जो विविधता है उसकी उत्पत्ति को खड़ा कर दिया, जो कि आज का सच है। और इसके साथ ही इन्होंने क्या है, हाल ही में स्वीकृत जो जीव है वैज्ञानिक जाति की जो वर्गीकी है उसकी परिभाषा की अगुवाई की। मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए, जिन्हें व्यापक तौर पर बड़े तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संज्ञा दी जाती है। 1983 में बालजोन प्राइज़ और 1998 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज़ और 1999 में
क्राफूज प्राइज़ इनको मिला और मेयर ने 100 वर्ष की आयु में 2004 को स्वर्गवासी हुए, मतलब 100 साल तक ये जिए, जो अर्नेस्ट मेयर हैं। अब शुरू होता है ये पहला अध्याय, जीव जगत। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है जो जीव होता क्या है, जो लिविंग थिंग है वो है क्या, और जीव जगत में क्या विविधताएं पाई जाती हैं, और वर्ग की जो है उसका संवर्ग क्या है, और जो टेबल है उसकी, और वर्ग की सहायता की संसाधन या साधन कौन कौन से हैं जो हमें इसमें पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जीव जगत कैसा निराला है। देखिए, जीवों के जो विस्तृत प्रकार हैं उनकी जो श्रृंखला है वो विस्मयकारी है, मतलब बहुत बड़ी श्रृंखला है जिसमें विविधता पाई जाती है जीवों में। असाधारण वास, उनके जो वास स्थान है जहाँ वो रहते हैं वो असाधारण है, नॉर्मल से नहीं है, स्पेशल है। चाहे वे ठंडे पर्वत हों या फिर पर्णपाती वन हो, जहाँ पे वर्षा वन होते हैं, जो पर्णपाती वन होते हैं, या फिर महासागर हो, या फिर एलवणिया यानी मीठा पानी हो, जलीय हो, मरुस्थल हो, या रेत वाला स्थान हो, या गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं, वे सभी आश्चर्यचकित कर देते हैं। सर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षी, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का एक आवाहन करती है। पारिस्थितिकी जो है वो विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय के सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका जो हैं उनमें आणविक जो गतिविधि है उनसे पता चलता है कि जो वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न के दो निर्विवाद प्रश्न हैं कि पहली जो है वो तकनीकी है, जो जीव और निर्जीव क्या है इसका उत्तर खोजने में का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न ये जो प्रश्न है वो दार्शनिक है, जो यह जानने की प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य है क्या। जीव वैज्ञानिक जो हैं, वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे और हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव एक्चुअल में है क्या। तो पहला जो टॉपिक है वो है जीव क्या है। जब हम जीवन को मतलब परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, तो तब हम प्राय क्या करते हैं, जीवों के सुस्पष्ट मतलब अच्छे तरीके से उसके गुणों को देखते हैं, उनकी वृद्धि को, जनन को, पर्यावरण के प्रति उनकी संवेदना क्या है उनका पता लगाया जाता है, और उसके उसके प्रति अनुकूलन क्रिया है, और ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें एकदम से पता में आ जाती है कि वे अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। और आप इस सूची में उपापचय या स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना और प्रतिक्रिया करना, उद्गम आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम इन सबको विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए, सभी जीव जो हैं वो वृद्धि करते हैं। जीवों के जो भार होता है और जो उनकी संख्या होते हैं उसमें वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है, मतलब वृद्धि वो करते हैं, ये उनके लक्षण है कि उनका भार बढ़ता है और उनकी संख्या में वृद्धि होती है। और जो बहुकोशीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव, वो कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में जो ये वृद्धि है, पौधे में जो ये वृद्धि होती है वो जीवन पर्याप्त कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है, मतलब जो उसमें उनके जीवन में कोशिका विभाजन होता है उसके द्वारा ही पर्याप्तियाँ पूरी होती है। तो जो पर्यावरण है, पर्यावरण में यह जो वृद्धि है कुछ आयु तक होती है, लेकिन जो कोशिका विभाजन है वो विशिष्ट काल उत्तकों में ही होता है, ताकि जो विलुप्त कोशिकाएं हैं उनके स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। एक कोशिका जो जीव होता है वो उनमें भी क्या होता है, कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, और बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से कोई भी इसे पात्र संवर्धन जो सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रोस्कोप जो है उससे देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। अधिकांश ज़्यादातर जो उच्च कोटि के जो प्राणी होते हैं और पादपों में क्या होता है, वृद्धि जनन एक पारस्परिक जो है विशिष्ट घटना होती है। और हमें याद रखना मतलब चाहिए कि जो जीव होता है उसके भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण माने तो निर्जीव के भार में भी तो वृद्धि होती है, जैसे पर्वत हो गया, गोलाश्म हो गया, रेत के टीले हो गए, उनमें भी तो वृद्धि करते हैं। लेकिन जो निर्जीव होते हैं उनमें इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर
पदार्थों के एकत्रित होने के कारण होती है, लेकिन जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है और इसीलिए वृद्धि को जीवन का एक विशिष्ट जो है स्पेशल गुण नहीं मान सकते, क्योंकि जीवों में यह जो लक्षण है वो जिन परिस्थितियों में दिखता है या परिलक्षित होता है उनका विवेचना करके ही हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि वह जीव जो है वो तंत्र के लक्षण हैं। इस प्रकार जो जनन है, जनन भी जीवों का क्या है, अभिलक्षण है। और वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की जो व्याख्या है, ये एक्सप्लेन जो करना है इसको हो जाती है। बहुकोशीय के जो जीव होते हैं उनमें जनन का अर्थ होता है अपनी जो संतति है, अपने जैसी जो जीव हैं उनको उत्पन्न करना, जिसके अभिलक्षण जो है वो लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं और निर्विवाद होते हैं रूप से हमें लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव जो है वो अलैंगिक जनन भी करते हैं, और जैसे फंजाई कवक जो है वो लाखों अलैंगिक बीजाणु द्वारा गुणन करती है और सरलता से आसानी से फैल जाती है। जो निम्न कोटि के जो जीव होते हैं जैसे यीस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, इनमें मुकुलन द्वारा जनन होता है, और जो प्लेनेरिया है उसमें चपटा क्रीमी जो होता है उसमें वास्तविक पुनर्योजन होता है। अर्थात यह एक क्या है, खंडित जो जीव होता है अपने शरीर के लुप्त अंग जो है उसको दोबारा या पुनः क्या कर लेता है, वो प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक नया जो जीव है वो बन जाता है। फंजाई तंतु में जो शैवाल होते हैं, मोस या प्रथम जो तंतु है, सभी जो है विखंडन जो विधि है उसके द्वारा ही गुणन करते हैं। जब हम एक कोशिकीय जो जीव है जैसे जीवाणु या बैक्टीरिया, एक कोशिकीय शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब हम जनन की वृद्धि जो होती है पर्यावरण उसका ये एक पर्यायवाची है कि अर्थात जो कोशिकाओं हैं, कोशिकाओं की जो संख्या होती है उसमें वृद्धि होती है, और हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा जो भार है उसमें वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा है कि जो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें वृद्धि द्वारा जनन, इन दोनों जो वो हैं शब्द हैं, शब्दों के उपयोग के विषय में आसानी से स्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते, खेसर और खच्चर जो है, बंदे, कामगर, मधुमक्खी, अनुवर्य, ये क्या हैं, ये ऐसे कुछ हैं, मानव युगल आदि। इस प्रकार जो जनन है वो भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। यद्यपि कोई भी जो निर्जीव वस्तु होती है वो जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में असक्षम है। जीवों का जो दूसरा लक्षण होता है वो उपापचयन। सभी जो जीव होते हैं वो रसायनों से बने होते हैं, और ये क्या करते हैं, रसायन जो है छोटे या बड़े विभिन्न वर्ग हैं, माप हैं, क्रिया हैं आदि वाले जो होते हैं, जो अनवरत जो जैव अणुओं हैं उनमें बदलते और उनका निर्माण करते हैं। और ये क्या है, परिवर्तन जो है रासायनिक और उपापचयी क्रियाओं हैं। और सभी जीव जो हैं, चाहे वो बहुकोशिकीय हो या फिर एक कोशिका वाला, उसमें हजारों उपापचयी क्रियाएं, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं, वो होती रहती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन, उपापचयी क्रियाएं साथ में क्या होता है, साथ साथ चलती रहती हैं। और सभी जो पौधे होते हैं, प्राणियों, कवकों, फंजाई तथा जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें उपापचयी क्रियाएं जो हैं होती रहती हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो उपापचयी क्रियाएं हैं, और किसी भी निर्जीव में जो उपापचयी क्रियाएं होती है वो नहीं होती। शरीर के बाहर की जो कोशिका होती है वो मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित करती हैं, और जीव के शरीर से जो बाहर परकनली में की गई जो उपापचयी क्रिया होती है वो न तो जैव होती हैं और न ही निर्जीव होती हैं। अतः जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं वो निरापवादी, मतलब इसका कोई अपवाद नहीं है, जीवों के एक विशेष गुण होते हैं जिसका कोई अपवाद में नहीं है, मतलब अपवाद उसमें परिभाषित हैं। जबकि जो पात्रे हैं यानी परकनली में जो हम करते हैं, एकाकी जो उपापचयी क्रिया जो हम करते हैं वो जैविक नहीं होती। यद्यपि ये जो निश्चित है कि जो जीवित क्रियाएं होती हैं, अतः जो शरीर होता है उसका कोशिका का जो संगठन होता है वो जीवन स्वरूप का एक सुस्पष्ट क्या होता है, अभिलक्षण है, आराम से देखे जाने वाला क्या है, गुण है। शायद सभी जीव जो हैं उनका सबसे जो स्पष्ट है परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास के पर्यावरण में उद्दीपन है। मतलब उद्दीपन क्या है कि कोई अगर कोई क्रिया करेगा तो वो जीव उसके प्रति कोई ना कोई क्रिया ज़रूर करता है, जो भौतिक हो सकती है, रासायनिक हो सकती है, तो जैविक भी हो सकती है। तो उसके प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। हम अपने जो संवेदी अंग हैं उनके द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत हैं, यानी हमें पता है। तो पर जैसे पौधे होते हैं प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीव जो होते हैं प्रदूषकों आदि जैसे बाहर के जो कारक हैं उनके प्रति प्रतिक्रिया जरूर दिखाते हैं। और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनसे लेकर के जटिल जो यूकैरियोटिक हैं सब
सभी जीव जो है वो पर्यावरण के संकेतों के प्रति कुछ न कुछ संवेदना या प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप यानी पौधे जो हैं, प्राणी जो दोनों में दीप्तकाल मौसमी प्रजनक के जनन को प्रभावित करता है, मतलब जिस मौसम में वो प्रजनन करने वाले होते हैं। इसलिए सभी जो जीव होते हैं वो अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं, और मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत जो है, अर्थात स्वचेतन है। इसलिए जो चेतन जो है जीवों का परिभाषित करने की एक अभिलक्षण हो सकता है, जो दिमाग है, मतलब कॉन्शियसनेस। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तो अब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि हम जो है वो रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे हुए देखते हैं, मतलब वो दिमाग, मतलब उसका वो काम नहीं कर रहा होता। तो जिसमें क्या हृदय होता है और फुसफुस होता है, वो चालू रखने की जो मशीन होती है वो लगाई गई होती है। तो रोगी का मस्तिष्क जो होता है वो मरे के समान होता है, और रोगी जो है होता है वो स्वचेतन नहीं होता, मतलब खुद से दिमाग उसका काम नहीं कर होता। तो ऐसे रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते, तो क्या हम उन्हें भी जीव या फिर निर्जीव कहेंगे? उच्च स्तर वाली जो स्टडी है उसमें हम जीव विज्ञान और पृथ्वी पर जो जैव विकास है उसकी कथा है, और आपको पता लगेगा कि जो सभी जीव घटनाएं होती है उसमें अंतर्निहित जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके कारण ही ऐसा होता है। उत्तकों के जो गुण हैं वो कोशिका में स्थित कारक जो हैं उनके कारण नहीं होते, बल्कि जो घटक हैं कोशिकाओं की आपस में जो क्रियाएं होती हैं उसके कारण होते हैं। इसी प्रकार जो कोशिकीय अंगक हैं, अंगकों के जो लक्षण होते हैं वो अंगकों के स्थिति जो आणविक घटक होते हैं उनके कारण नहीं, बल्कि जो अंगकों में स्थित जो आणविक घटनाएं होती हैं उन जो घटक होती हैं उनके आपस में क्रिया करने पर के कारण ऐसा होता है। उच्च स्तर के जो संगठन हैं, उद्गामी जो गुणधर्म होते हैं, इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही सभी स्तरों पर जो संगठनात्मक जटिलता की मतलब जो जटिलता है वो संगठनात्मक होती है, और उसके पदानुक्रम में ही ये क्या होते हैं, में ही अद्भुत होते हैं, मतलब अद्भुत घटना होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो जीव है वो स्व प्रतिकृति या फिर विकासशील तथा स्वनियमनकारी, अपने आप को कंट्रोल करने वाला पारस्परिक क्रियाशील एक तंत्र है, जो बाह्य जो उद्दीपन है उसके प्रति अनुक्रिया की क्षमता भी रखता है। और जो जीव विज्ञान है वो पृथ्वी पर जीवन की कहानी है, और वर्तमान, भूत और भविष्य के सभी जो जीव वो एक दूसरे से सर्वनिष्ठ क्या होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ, उनके अंदर एक साझेदारी होती है उस चीज़ की जो जिससे उनका संबंध होता है, परंतु यह पदार्थ सब में विविध अंशों में होता है, मतलब अलग अलग अंश में ये पाया जाता है। आगे है जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग किंगडम है। यदि आप अपने आसपास देखते हैं तो आप देखोगे कि जीव की बहुत सी किस्में देखेंगे, और ये जो किस्में होती है वो गमले में उगने वाले पौधे हो सकते हैं, कीट हो सकता है, पक्षी हो सकता है, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आँखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को और बढ़ा देंगे तो आपको विविधता की एक बड़ी श्रृंखला दिखाई दे जाएगी। और इससे स्पष्ट क्या होता है कि यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या या फिर उनकी कई किस्में भी दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के जो पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, जीव जो होते हैं जो आप देखते हैं वो किसी एक जाति या स्पीसीज़ के प्रतीक है। और जब तक आपको बताया वर्णित स्पीसीज़ की संख्या, मतलब अब तक जो ज्ञात जो है वो 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण करना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों के बारे में भी पता चलता है, अगर नए और पुराने जो क्षेत्र हैं। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि जो विश्व है उसमें कई मिलियन पौधे और प्राणी हैं, और हम पौधे और प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से भी जानते हैं। ये स्थानीय नाम जो होते हैं वो एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुरूप बदलते रहते हैं। और यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, तो जो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है, मतलब जब तक हम इसको बता ना पाए कि कौन सा जीव किस तरीके से कैसा है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व या संसार में जाना जाता है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं नाम पद्धति।
तो शुरुआत यहाँ से है। सुस्पष्ट, अच्छे से जो स्पष्ट जो नाम पद्धति होती है वो तभी संभव होती है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हों कि यह नाम किस जीव का है। इसे पहचानना मतलब इस चीज़ को पहचानना कहते हैं। तो अध्ययन को सरल करने के लिए जो अनेक वैज्ञानिक हैं उन्होंने प्रत्येक जो ज्ञात जो जीव है उसको वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई, और इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जो जीव वैज्ञानिक है उन्होंने स्वीकार किया। पौधों के लिए जो वैज्ञानिक है उन वैज्ञानिक नाम है उसका आधार सर्वमान्य नियम होता है और कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनकल्चर नाम दिया है, ICBN ये नाम दिया है। और आप पूछ सकते हैं कि जो प्राणी हैं उनका जो नामकरण है कैसे किया जाता है। तो प्राणी जो वर्गीकरण है उसने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर यानी ICZN बनाया है। वैज्ञानिक जो है नाम की यह क्या है, गारंटी है कि जो प्रत्येक जीव होता है उसका एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग इस नाम को बता सकें, और वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही जो नाम है किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो। जीव विज्ञानी जो है वो ज्ञात जीवों के जो बताए हैं जीव उनके वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य जो नियम है उनका पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, एक होता है वंश का नाम उसके जीनस का, दूसरा होता है इसकी जाति को संकेत करते हैं। तो इस प्रणाली को जिसमें दो घटक होते हैं उसे द्विनाम पद्धति कहती है, दो नाम में एक पद्धति। इस प्रणाली में जिसमें इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस जो लिनियस है उसने सुझाया था, और इसका जो उपयोग है वो सारे विश्व में जो जीव विज्ञानी हैं वो जीव विज्ञानी कहते हैं कि दो शब्द वाली जो नामकरण पद्धति है वो बहुत सुविधाजनक है। तो आओ आगे क्या करते हैं। आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाया जाएगा। तो आम जो है उसका वैज्ञानिक नाम होता है मैजीफेरा इंडिका, और तब आप यह देख सकते हैं कि यह जो नाम है वो कैसे दो पदों में द्विपद है, और इस नाम में मैजीफेरा जो है वो वंश का नाम है, जबकि इंडिका जो है वो एक विशिष्ट स्पीसीज अथवा जाति के संकेत को पद है उसको संकेत करता है। नाम पद्धति जो है उसके अन्य सार्वजनिक जो नियम है वो इस प्रकार है। कोई भी जीव है, जैविक नाम जो है वो प्राय लैटिन भाषा में होते हैं और जो तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका जो उद्भव है, शुरुआत जो है वो चाहे कि कहीं भी हुआ हो, इनके लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्क्रम समझा जाता है। जैविक जो नाम है उसमें पहला जो शब्द है वो वंश नाम होता है, जबकि दूसरा जो शब्द होता है वो जाति को संकेत करता है। जैविक जो नाम होता है उसको जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए, और यह जो रेखांकन है उनके जो है लैटिन उद्भव को दिखाता है। पहला अक्षर जो है जो वंश का नाम को बताता है वह बड़े अक्षर का होना चाहिए, और जबकि जो जाति है उसको संकेत वाला जो पद है उसमें छोटा अक्षर होना चाहिए। मैजीफेरा इंडिका जो है उसके उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति जो है वो संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का जो नाम है वो लिखते हैं। इसे संक्षेप में लिखा जाता है, और उदाहरण के लिए मैजीफेरा इंडिका जो है इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लिनियस ने किया था। यद्यपि जो सभी जीव थे उनका जो अध्ययन है, स्टडी है, वो करना लगभग मुश्किल था, संभव था, इसलिए ऐसी जो युक्ति है उसको बनाने की जो आवश्यकता है वो जो इसे संभव कर सके, इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। हर सिंपल कंडीशन में वर्गीकरण किया जा सके। वर्गीकरण जो है वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो कुछ सरलता से जो देखने वाले जो गुण होते हैं उनके आधार पर सुविधाजनक बड़ी आसानी से वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। और उदाहरण के लिए हम जो है पौधों अथवा प्राणियों और जो कुत्ता बिल्ली है आदि अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन कोशिकाओं का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे जो मस्तिष्क है उसमें इन जीवों के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हो तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनेगा? इस पर सी बात है कि आप कुत्ते को ही देखेंगे, न कि बिल्ली को। अब यह जो एल्सेशियन जो है उसके विषय में सोचे तो हमें पता चल लगता है कि हम जो है किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है
तो आप इसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाहर के कान और शरीर के बाल होते हैं। और इस प्रकार जो पौधे हैं, पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा ही आएगा। इसलिए ये सभी जो कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी और गेहूं है, चावल है, पौधे जो हैं, ये जंतु आदि क्या हैं, सुविधाजनक वर्ग होते हैं जिनका उपयोग हम क्या है, पढ़ने में करते हैं। और इन वर्गों की जो वैज्ञानिक शब्दावली है वो टैक्सा है। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा जो होता है वो विभिन्न स्तर पर, अलग अलग स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। और पौधे जो होते हैं वो भी एक टैक्सा है और गेहूं भी एक टैक्सा है। और इसी प्रकार जंतु जो स्तनधारी कुत्ता है, ये सभी टैक्सा होते हैं। और लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता जो होता है वो एक स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी तथा कुत्ता जो है वो विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है, अलग अलग स्तरों पर। इसलिए क्या होता है, जो गुण है, गुणों के आधार पर जो सभी जीव है उनको विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत जो है वो किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा सभी की जो परिस्थिति की सूचनाएं होती हैं वो ज़रूरी होती हैं। और ये जो आधुनिक वर्गीकरण है उनका अध्ययन के आधार है। इसलिए जो विशेषीकरण जो है वो पहचान जो है, अभिज्ञान जो है, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम या प्रणाली हैं जो वर्गीकी यानी क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण विज्ञान के आधार है, बेस है। वर्गीकरण कोई नई नहीं है। मानव हमने हमेशा ही विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में क्या किया, अधिक से अधिक जानने की क्या करी है, कोशिश करी है, प्रयत्न किया है। विशेष रूप से जो उनके विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उसमें जो उन्हें उनके लिए अधिक ज़रूरी हैं, उपयोगी हैं थे। आदि मानव को अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो जैसे कि भोजन, कपड़े और रहने की जगह, आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जो जीव हैं उनके वर्गीकरण का जो आधार है वो उपयोग पर आधारित होता है। काफ़ी समय से जो मानव है वो विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनमें जो संबंध है उसमें रुचि लेता है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति, जो वर्गीकरण है वो पद्धति या सिस्टमैटिक्स कहते हैं। और सिस्टमैटिक्स जो है शब्द जो है लेटिन शब्द सिस्टेमा से आया है और जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। और लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल जो है वो सिस्टमेटा नेचर चुना। और वर्गीकरण पद्धति में जो पहचान है और जो नाम पद्धति है, जो वर्गीकरण है, उसको शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। वर्गीकरण जो पद्धति है उसमें जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। आगे 1.3 वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकरण जो है वो एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें एक के बाद एक जो पदानुक्रम है वो सोपान होते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रत्येक सोपान जो है वो पद जो है अथवा जो वर्ग है उसको प्रदर्शित करते हैं। चूँकि जो संवर्ग हैं, जो टेबल हैं, उसमें समाप्त या वर्गी की जो व्यवस्था है वो इसलिए इस वर्गी की संवर्ग कहते हैं। और तभी सारे जो संवर्ग हैं वो मिलकर के वर्गी की पदानुक्रम बनाते हैं। और प्रत्येक जो जो वर्गीकरण है उसकी एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्राय वर्गक या फिर टैक्सोन कहा जाता है। वर्गीकी जो है संवर्ग जो है तथा पदानुक्रम का जो वर्णन है वो एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। जैसे कीट है, कीट जीव के एक वर्ग को दिखता है और जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद टांगे पाई जाती हैं होती हैं। इसका अर्थ है कि जो कीट है वो स्वीकरणीय, अच्छी तरीके से सुस्पष्ट जीव है जिसका जो वर्गीकरण है वो किया जा सकता है। इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। और क्या आप ऐसे किसी जीव के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण करें, याद करें कि जो वर्ग है वो स्वर्ग जो है उसको दिखता है। प्रत्येक पद जो है अथवा वर्ग जो वास्तव में क्या है, वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। और ये जो वर्गीकी है जो क्लासिफिकेशन जो है, उसकी जो वर्ग और संवर्ग है वो अच्छे तरीके से जो जैविक है वो है, ना कि केवल सिर्फ आकारी के समूह। सभी जो ज्ञात जीव हैं उनके वर्गीकरण जो अध्याय स्टडी से सामान्य संवर्ग जैसे जगत यानी किंगडम, उसके बाद संघ यानी फाइलम अथवा भाग यानी पौधों के लिए, और वर्ग यानी क्लास, गण यानी ऑर्डर, कुल यानी फैमिली और वंश माने जीनस तथा जाति माने स्पीसीज।
इसका विकास जो है वो हुआ है। और पौधे तथा प्राणियों दोनों में ही क्या आते हैं, स्पीसीज सबसे निचले वर्ग में आती है। और अब हम क्या है, अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो किसी भी जीव को विभिन्न जो संवर्ग है उसमें कैसे रखते हैं। इस प्रकार की जो मूलभूत आवश्यकताएं वो व्यष्टि हैं, पॉपुलेशन है। अथवा उनके जो वर्ग हैं उनके गुणों का ज्ञान होना है। यह समान का प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता और विभिन्नता है उसको पहचानने में सहायता करता है। आगे 1.3.1 स्पीसीज यानी जाति। वर्गीकी जो अध्ययन है उसमें जीवों के जो वर्ग हैं जिसमें मौलिक जो समानताएं वो होती हैं उस स्पीसीज, उसे क्या कहा जाता है, स्पीसीज कहा जाता है। और हम जो है वो किसी भी स्पीसीज को उसमें उसके सबसे पास जो समीपस्थ जो संबोधित स्पीसीज होता है उससे अपने आकारिकीय जो विभिन्नता है उसके आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम जो है अपन इसके लिए क्या करते हैं, मैजीफेरा जो इंडिका है, आम जो है सोलेनम जो है, ट्यूबी रोमस जो है आलू जो है, तथा पेंथरा जो है जो शेर है, पेंथर जो है उसके उदाहरण लेता है। और इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबिरोसम तथा लियो आदि क्या है संकेत करते हैं, संकेत पद हैं और उदाहरण लेते हैं। और इन सभी तीन नियमों से क्या है, इंडिका जो ट्यूबरिसोम्स और लिलियो जाति जो है उसके संकेत पद हैं, जबकि पहले जो शब्द होते हैं जैसे मैंजीफेरा, सोलेनम तथा पैंथेरा वंश जो है उसके नाम है। और यह क्या है, टैक्सा है, टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण मतलब करता है। और प्रत्येक वंश जो है उसमें एक अथवा एक से अधिक जाति पाई जाती हैं। पद संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिसमें आकार के गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरण के लिए जो पैंथर है उसमें एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहा कहते हैं। और जो सोलेनम है वंश में जो नाइग्रिस जो है, मलाजेना भी आते हैं। और मानव की जो जाति होते हैं सैम्पियंस है। और होमो जो है वंश में आता है और इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियन है। आगे 1.3.2 वंश यानी जीनस। वंश के जितने भी संबंध है वो स्पीसीज़ का एक वर्ग आता है और जिसमें क्या होता है, स्पीसीज़ के गुण अथवा अन्य जो वंश है उसमें स्थित स्पीसीज़ की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो वंश है वो सबसे पास या समीपस्थ संबंधित स्पीसीज़ का एक समूह है। उदाहरण के तौर पर जो आलू है, टमाटर और बैंगन है, ये दोनों क्या है, अलग अलग स्पीसीज़ है, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश के में आते हैं। और शेर जो है पैंथेरा लियो, चीता पैंथर पाइडस और जो पैंथर टिग्रिस है, जिनमें बहुत से गुण हैं और वे सभी क्या है, पैंथर वंश के आते हैं। और यह जो वंश होता है वो दूसरे वंश यानी फेलिस जो है जिसमें बिल्ली आती है उससे बिल्कुल अलग है या भिन्न है। आगे है कुल। अगला जो संवर्ग है वो कुल है और जिसमें क्या होता है, संबंधित जो वंश होते हैं वो आते हैं। और वंश जो है वो स्पीसीज़ की तुलना में कम सामान्यता मतलब प्राप्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ के जो वर्गीकरण है उसका आधार जो होता है वो पौधों के कायक यानी बॉडी जो है तथा जनन गुण जो है वो जनन गुण होता है। उदाहरण के तौर पर उदाहरणार्थ पौधों में 3 विभिन्न अलग अलग वंश जैसे सोलेनम और पिट्यूनिया और धतूरा उसको सोलेंसी कुल में रखते हैं। जबकि जो प्राणी वंश है जैसे पैंथेरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आदि है, ये फेलिस बिल्ली के साथ जो है फेलिडी कुल है उसमें रखते हैं। इसी प्रकार यह यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखते हैं तो आप दोनों में कुछ ना कुछ समानताएं और कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेगी। और उन्हें क्या है, क्रम से 2 विभिन्न कुलों कैनिडी और फेलिडी में रखा गया है। अगला है गण यानी ऑर्डर। आपने पहले देखा है कि जो संवर्ग है जैसे स्पीसीज, वंश और कुल जो है वो सामान्य 3 लक्षणों पर आधारित है। और प्राय जो गण होता है और अन्य जो उच्चतर वाली जो वर्गी की है संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण जो है उसमें उच्चतर जो वर्ग होते हैं उसके कारण कुल जो है उसके समूह होते हैं। आगे जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं और इनमें एक जैसा लक्षण कुल जो होता है वो सम्मिलित होते हैं। विभिन्न वंश की अपेक्षा जो कम होते हैं वो पादप कुल जैसे कौन वो व्यूनेसी
सोलेंसी और पॉलीसोलिनियल्स गण में आता मतलब रखा गया है। इसका जो मुख्य आधार है वो पुष्पी लक्षण है, जबकि जो प्राणी है वो कार्निवोरा गण में पैलिडी तथा कैनेडी कुलों को रखा जाता है, ये लिखा गया है। आगे वर्ग यानी क्लास। इस संदर्भ में इस संवर्ग में जो संबंधित गण होता है, उदाहरण के तौर पर जो प्राइमेट होता है गण होता है उसमें जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिबोन आते हैं, और कार्निवोरा गण जैसे बाघ, बिल्ली, कुत्ता आदि आते हैं, और मेमेलिया जो है वर्ग में रखा गया है। और इसके अलावा अतिरिक्त क्या होता है, मेमेलिया जो है वर्ग में अन्य गण भी आते हैं इसके अलावा। आगे हैं 1.13 संघ यानी फाइलम। वर्ग जो है जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी आते हैं। अगले जो उच्च संवर्ग है जैसे संघ कहते हैं उसका निर्माण करते हैं, और इन सभी को एक समान गुण जैसे पृष्ठ रज्जु या नोटोकोड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्र जो होता है तंत्रिका तंत्र के होने का आधार पर कोर्डेटा जो संघ है उसको रखा जाता है। और इन पौधों में इन जो वर्ग हैं उनको, जिससे कुछ एक ही समान लक्षण होते हैं, उनको उच्च संवर्ग द्वारा जो वो है ना भाग डिवीज़न उसमें रखा गया है। आगे जो आता है वो आता है जंतु जगत किंगडम। जो जंतु है वो वर्गीकी तंत्र में विभिन्न जो संघ है उनके सभी प्राणियों को उच्चतम सबसे ऊपर जो समंग जंतु होता है उसमें रखा गया है, और जबकि जो पादप होते हैं जगत में विभिन्न भाग जो है वो डिवीज़न में सभी पौधों को रखा गया है। और विभिन्न जो संघों के जो सभी प्राणी होते हैं उनको एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिससे कि उसने पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है, और भविष्य में हम इन दो वर्णकों को जंतु पादप जंतु कहेंगे। इनमें जो स्पीसीज है उससे लेकर के जगत तक विभिन्न जो वर्गीकृत संवर्ग हैं उनको आरोही क्रम में घटते हुए क्रम में दिखाया गया है। और जो संवर्ग है वो यद्यपि वर्गीकी यानी विज्ञानियों ने इस पदानुक्रम में जो उपसंवर्ग है उसको भी बताया, और इनमें जो विज्ञान है वो टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। आगे चित्र 1.1 जो पदानुक्रम है उसको देखो, क्या क्या इस व्यवस्था के आधार पर स्मरण कर सकते हैं कि जो उदाहरण है उसके लिए जैसे जैसे हम स्पीसीज से जगत की और ऊपर जाते हैं वैसे ही समान गुणों में कमी आ जाती है। और सबसे नीचे को जो है टैक्सा, मतलब सबसे नीचे तो जो होता है वो टैक्सा होगा, और उसके जो सदस्य होते हैं उसमें सबसे अधिक समान गुण होंगे। और जैसे जैसे उच्च स्तर जो है संवर्ग की ओर जाते हैं, इस स्तर पर अन्य जो टैक्सा है उसके संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाते हैं। इसलिए जो वर्गीकरण है उसका समस्या है और भी जटिल हो जाती है। तो ये टेबल दी गई है, उस टेबल को आपने याद करना है। तो नाम क्या है मानव का, जैसे होपस है, होमो क्या है इसका, वंश है, कुल क्या है इसका, होमिनोडी, इस तरीके से गण इनका प्राइमेट है, और वर्ग इनका मेमेलिया और कोर्डेटा में पाई जाती है। तो इस तरीके से आपने याद करनी है। आगे जो है नेक्स्ट वो है वर्गीकी सहायता साधन। जीवों की जो पहचान है उसके लिए एक गहन अथवा आधुनिक उपकरण से जो संसाधित प्रयोगशाला है तथा प्रयोगशाला के बाहर के जो पर्यावरण है उसकी स्टडी की आवश्यकता होती है। और पौधे जो होते हैं तथा प्राणियों के जो वास्तविक नमूने हैं वो इकट्ठा करना ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। और ये जो वर्गीकी है वो अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं, और ये अध्ययन जो होता है उसके मौलिक तथा वर्गीकरण जो है विज्ञान के प्रति शिक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। इनका जो उपयोग है वो जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है, और जो भी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, इकट्ठा की जाती हैं, उन्हें नमूने सहित इकट्ठा मतलब जमा कर लेते हैं। और इन मामलों में जो नमूने होते हैं उनको भविष्य में स्टडी के लिए परिरक्षित मतलब रख दिया जाता है। और जो जीव विज्ञानी होते हैं उन्हें मतलब जिन वैज्ञानिकों ने सूचना सहित नमूनों को इकट्ठा करके संचय करना और उन्हें परिरक्षित करने की कुछ विधियाँ और तकनीक विकसित किए हैं।
उनमें से कुछ का वर्णन तो किया गया है और जो आपको इन सहायता जो है वो संसाधनों को उपयोग करने में सहायता करेगा। आगे 1.4.1 हर्बेरियम। तो जो वनस्पति संग्रहालय है वो ये होता है और पौधों के एकत्रित जो नमूने होते हैं उनको कागज़ की एक शीट पर सुखाकर दबाकर रख लिया जाता है, परिरक्षित करते हैं और इन सीटों को विश्वव्यापी मान्य जो वर्गीकरण है प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ये जो नमूने होते हैं वो सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए क्या होते हैं, वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। हर्बेरियम की जो सीट होती है उस पर एक लेबल लगा दिया जाता है और इस लेबल पर पौधों को इकट्ठा करने की तिथि, स्थान और पौधे का जो इंग्लिश स्थानीय या फिर वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा जाता है। और हर्बेरियम जो होता है वो वर्गीकी अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ जो है वो तंत्र उपलब्ध कराता है। तो दिखाया गया है हर्बेरियम। आगे 1.4.2 वनस्पति उद्यान या बोटेनिकल गार्डन। तो हम विशिष्ट उद्यानों में के संदर्भ के लिए जीवित जो पौधे होते हैं उनका संग्रह होता है और इन उद्यानों में पौधों की जो स्पीसीज होती है उसको पहचानने के लिए उगाया जाता है। प्रत्येक जो पौधे होते हैं उन पर केवल लेबल लगा रहता है और जिस पर वनस्पति वैज्ञानिक का नाम, उसके कुल का नाम लिखा रहता है। और प्रसिद्ध जो बोटेनिकल गार्डन है क्यू जो कि इंग्लैंड में है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा जो कि भारत में है और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ जो भारत में है। आगे है म्यूजियम या फिर संग्रहालय म्यूजियम 1.4.3 वनस्पति जो संग्रहालय है प्राय शैक्षिक संसाधन जैसे विद्यालय तथा कॉलेज में स्थापित किए जाते हैं और जो संग्रहालय होता है उसमें स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए परिलक्षित पौधे तथा प्राणियों के नमूने भी होते हैं। नमूने जो होते हैं वो परिरक्षित घोल में, एक घोल होता है उसके अंदर रखा जाता है और पौधे जो होते हैं वो जो प्राणी होते हैं उनके नमूनों को सुखाकर परिरक्षित यानी उसको प्रिजर्व किया जाता है। कीटों को इकट्ठा करना और मारने के बाद कीटों को डिब्बे में पिन लगा कर रखते हैं और बड़े प्राणी जो होते हैं जैसे पक्षी तथा स्तनधारी को प्राय भरकर परिरक्षित यानी प्रिजर्व किया जाता है और संग्रहालय में प्राय प्राणी को जो कंकाल है वो भी रखे जाते हैं। आगे जो है वो है प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर जूलॉजिकल पार्क। इन उपवनों में अधिकांश जो वन है वो आवासीय जो जीवित प्राणी होते हैं वो रखे जाते हैं और इनमें हमें वन जीव जो हैं उनकी मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति या फिर व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। और जहाँ तक संभव होता है प्राणी जो उपवन होते हैं उनमें विभिन्न प्राणी क्या होते हैं उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये दिखाया गया है। जो देखिए चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है और इन उद्यानों को प्राय चिड़ियाघर कहते हैं और इसे देखने के लिए बहुत से लोग क्या होते हैं और बच्चे यहाँ पर आते हैं। आगे है कुंजी 1.4.5 कुंजी अथवा चाबी। ये क्या होता है? तो ये क्या है, यह एक अन्य साधन सामग्री होती है जिसका प्रयोग जो है समानताओं और असमानताओं पर आधारित होकर पौधों और प्राणियों की पहचान करने में किया जाता है। और ये जो कुंजी होती है वो विपर्यासी लक्षणों जो प्राय जोड़े युग्मकों जैसे जिन्हें युग्मित कहते हैं उनके आधार पर होती है और जो कुंजी होती है वो दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इनके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है और कुंजी जो होती है उसमें प्रत्येक कथन जो बात है वो मार्गदर्शक है, उस मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए जो प्रत्येक वर्गीकीय है वो संवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग वर्गीकी कुंजी की क्या होती है आवश्यकता होती है। आगे विस्तृत जो वर्णन है उसको लिखने के लिए नियम पुस्तिका या मैनुअल या मोनोग्राफ यानी पुस्तक जिसमें एक ऐसा विषय पर स्पेशल जानकारी हो उसे सूची पत्र या कैटलॉग अन्य माध्यम से इसके अतिरिक्त यह सही जो पहचान है उसमें हमारी सहायता करते हैं। जो फ्लोरा पुस्तकें हैं उनमें किसी क्षेत्र के पौधे और उसके वास स्थानों के विषय में जानकारी होती है और ये सब क्या है विशेष क्षेत्र में मिलने वाले जो पौधे होते हैं उनकी स्पीसीज़ की विषय सूची होती है। और निम्न जो पुस्तिका हैं उससे अन्य जो क्षेत्र होते हैं उसमें पाई जाने वाली जो स्पीसीज़ होती है उनको पहचानने में सहायता मिलती है। मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सोन की पूरी जानकारी होती है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो अगर इसमें कोई भी डाउट लगा तो प्लीज़ कमेंट करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो को जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय।
धन्यवाद।